रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें हमने 1.1 जो है ये कवर कर लिया था, फिर उसके बाद हमने 1.3 जो है ये कवर कर लिया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये बाकी वाले कवर कर लें, ये छोटे छोटे ही हैं। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, फिर आपका हेट स्पीच, सेडिशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये एक साथ आ जाएगा। और फोन टैपिंग थोड़ा सा देख लेंगे कितना जरूरी है, डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर कहीं से पूछ लिया तो देखते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ये सारा हम कोशिश करते हैं आज खत्म करने का, जल्दी जल्दी। इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, देखेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 1.2 अपना, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या चीज है ये? तो कल हमने देखा था अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड हमने थोड़ा सा तो पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? एक इंदिरा सानी जजमेंट, ठीक है। इससे पहले एक कमीशन आई थी, मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन ने ही बोला था कि आप 50% रिजर्वेशन दो किनको? टू ओबीसी। लेकिन क्योंकि इंदिरा सानी का उस समय एक वर्डिक्ट था कि 50% पॉपुलेशन, 50% रिजर्वेशन से ज्यादा हम किसी को भी रिजर्वेशन में फायदा नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या किया गया कि टोटल जितनी पहले एससी एसटी को दे जा चुकी थी, पीछे जो मार्जिन बच रहा था 50% को, तो वो 27% बच रहा था, उतना सीधे के सीधे उठा के किनको दे दिया गया? ओबीसीज को। ठीक है, फर्दर हमने कल देखा था कि जो ओबीसीज हैं इनको कैटेगराइज करा दिया गया था बिटवीन क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले जितने भी हैं, जिनकी सैलरी सालाना 8 लाख से कम थी, उनको हमने ये 27% जो रिजर्वेशन था इन एजुकेशन एंड जॉब्स, ये हमने प्रोवाइड किया। तो ये हमने कल देखा। तो अब क्या हो रहा है, अब एक नई डिमांड निकल कर आ रही है, नई तो नहीं है, बड़ी पुरानी है, लेकिन अभी न्यूज में चल रही है। वो क्या, ये लोग बोल रहे हैं कि आप ओबीसी जो कास्ट है ना, बड़ी सारी, इनको सब कैटेगराइज कराओ। ठीक है, सब कैटेगराइज यानी कि फर्दर इनको ब्रेक डाउन करो। तो अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? तो देखो, इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि हम देखते हैं कि विद इन ओबीसी कुछ सेक्शंस ऐसी भी हैं जिनको ऑलरेडी बहुत अच्छे फायदे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। तो उस वजह से होता क्या है कि काफी सारी ऐसी डाउन ट्राउडन कास्ट हैं विद इन ओबीसी जिनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अब काफी सारी स्टेट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मोर देन 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब कैटेगराइज करके फायदे देने स्टार्ट भी कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 11 स्टेट्स हैं, अराउंड 11 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी ये लिखी हुई है यहाँ पे? आंध्रा, तेलंगाना, पुडुचेरी। दे हैव सब कैटेगराइज्ड ओबीसी फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने तो ऑलरेडी भी कर रखा हुआ है। अब बात चल रही है कि क्या सेंट्रल लेवल पे भी हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। Union Cabinet gave the 14th extension to the Justice Rohini Commission set up to examine issues related to subcategorization of OBCs। तो देखिए, जस्टिस रोहिणी कमीशन एक बैठा था, इसमें क्या किया गया था कि इनको ये काम सौंपा गया था कि आपको क्या करना है, आपको एक सब कैटेगराइजेशन के लिए एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, ये पेपर में आपको पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी कमीशन रिलेटेड है, तो कौन सी कमीशन आ जाएगी? जस्टिस रोहिणी कमीशन। ठीक है, कब बनी थी? 2017 में बनी थी। किस आर्टिकल के अंदर बनी थी? आर्टिकल 340 के अंदर बनी थी। तो आर्टिकल 340 आपने याद रखना है किस चीज से रिलेटेड? आपका ओबीसी से। ठीक है, तो आर्टिकल 340 ही एम्पावर करता है किसको? प्रेसिडेंट को, टू अपॉइंट एंड इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ एससीबीसी, सोशली एंड एजुकेशन, मतलब सोशल और एजुकेशन में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अंदर ये प्रेसिडेंट को पावर देता है अंडर आर्टिकल 340 कि वो इनकी कंडीशंस को रिव्यू कर सके। ठीक है, तो 2015 में जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि आपने अभी मुझे बताया अभी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसने प्रपोज किया कि ओबीसीज को हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करना चाहिए। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हम वो देख लेते हैं मोटे तौर पे, हमने बहुत इन डेप्थ नहीं जाना। पहला था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ये बिल्कुल वैसे हैं जो ट्राइबल्स जैसे हैं, एबोरिजिनल ट्राइब्स, यानी कि जो नेटिव्स हैं वहां के, इनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, सबसे डाउन ट्राउडन होंगे। इसके बाद मोर बैकवर्ड क्लासेस, ये इनसे थोड़ी सी कंडीशन इनकी ठीक होगी। और फर्दर तीसरा बैकवर्ड क्लासेस, ये वो हैं जो इन तीनों में थोड़े ठीक है, लेकिन फिलहाल ये क्या है, ये भी बैकवर्ड ही। ठीक, तो आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड और बैकवर्ड, ए बी सी, ये यहाँ पे दिया हुआ, आपने ये मोटे मोटे तौर पे याद रखना। अब थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री आपको ज्यादा जरूरी मेंस के लिए होगी, प्री के लिए मैं बताता हूँ इसमें से क्या है।
आपको पूछा जाएगा कि बताओ जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन थी ये कब बनी थी, तो आपने याद रखना है 1953 अंडर होम, अंडर केलकर। ये केलकर कमीशन के नाम से मशहूर है, आपने यहां से इसको याद रखना। ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है वो है बीपी मंडल कमीशन। इसको जनरली मंडल कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि बीपी मंडल ने ही सबसे पहले क्या दिया, इन्होंने बोला कि 50% ओबीसी पॉपुलेशन जो है हमारी, इसको रिजर्वेशन देनी है। ठीक है, तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी। फर्स्ट होगी केलकर, सेकंड होगी बीपी मंडल, ईयर 79 याद रखना। और इसी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आगे चल के फिर फाइनली कल्मिनेट हुई इन गिविंग 27% रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4). ठीक है, तो 16(4) के अंदर हमने किनको दिया है, टू एससी बीसी यानी कि ओबीसी। और कल हमने देखा 16(6) वाला किसके लिए दिया हमने, ईडब्ल्यूएस। तो आपने ऐसे ही ये चीजें जो है ये रिलेट कर करके पढ़नी है। 27% क्यों दिया, देखो मंडल ने बोला 50% को दो, लेकिन कोर्ट ने या हमने आज में हमारी पार्लियामेंट ने कितने परसेंट को दे रखा है, 27%। क्यों, क्योंकि इंदिरा सानी जजमेंट आ गई थी, उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम हम 50% ही दे सकते हैं, तो हमने 27% दिया हुआ है आज तक। नेक्स्ट 1992 में इसी साल एक क्रीमी लेयर का भी क्राइटेरिया आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक जो जज थे हमारी इंदिरा सानी जजमेंट, इन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर प्री के हिसाब से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको पूछा जाएगा आर्टिकल 16(4), आपको केलकर कमीशन पूछा जाएगा, आपको बीपी मंडल पूछा जाएगा और इंदिरा सानी पूछा जाएगा। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 1992। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर यही है 1992। ठीक, प्लस नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें से पूछी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, तो आपने याद रखना 102। आपको 100 ऑनवर्ड जितने भी है ना, कितने हैं टोटल, 104 ही है अभी तक। तो 100 वाला जो बांग्लादेश के लिए आया, 101 जीएसटी के लिए, 102 ओबीसी के लिए, 103 ईडब्ल्यूएस के लिए और 104 जो एससी एसटी और एंग्लो इंडियन की जो सीट्स हैं इन पार्लियामेंट और स्टेट, उनसे डील करता है। ये आपको याद कर लेनी चाहिए लेटेस्ट वन। तो इसमें इसने क्या किया कि इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई, कौन सी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो यहाँ पे हमने देखी। कहाँ देखी, ये देखी हमने यहाँ, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। इससे पहले क्या था कि अलग से नहीं थी, एक ही थी पहले इनिशियली, जैसे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, फिर उसके दो बनाई गई, नेशनल कमीशन ऑन पहले मतलब एक ही थी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फिर शेड्यूल ट्राइब वाली अलग बना दी गई और फिर बाद में ओबीसी वाली भी अलग बना दी गई। तो ये तीन है आज की डेट में हमारे पास। तो आर्टिकल कौन सा डील करता है, आर्टिकल 338 बी, ये आपने याद रखना। प्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कब है क्या ये। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएगी इसके अंदर, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन क्या यहीं पे ये कल्मिनेट हुई, नहीं, एनसीबीसी पहले भी थी, लेकिन पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी अंडर एनसीबीसी है। अब मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे बताना है टाइप करके कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस है, हम किन किन बॉडीज को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं और किन किन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे टाइप करके बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि अगर एनसीबीसी पहले से ही थी, अगर एनसीबीसी पहले एग्जिस्ट कर रही थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो फिर हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्यों बनाया। ठीक है, क्या रीजंस हैं और बनाने के बाद हमें क्या फायदे हुए होंगे, या आप लोग मुझे चैट में या फिर जब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो वहां पे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, इसमें कौन कौन होगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस तरीके की जितनी भी होती हैं, अब लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, सबके अपॉइंटमेंट मैक्सिमम प्रेसिडेंट ही करता है। अगर प्रेसिडेंट के अलावा कोई और कर रहा है ना, वो वाली फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, यहाँ हमने याद नहीं रखना। टेन्योर, मोस्टली देखो टेन्योर भी सेम ही होता है, तो इसके लिए भी हमको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। मैंडेट, जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप छोड़ दो, बस नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना ये। फर्दर चलते हैं लोकल बॉडीज में। लोकल बॉडीज में आपको पता है कि आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपने बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा कुछ है, इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ही पढ़ना है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम अपनी, कौन सी है, हेट स्पीच वाली। ठीक है, तो इसमें मैं पहले मिटा देता हूँ काफी कुछ यहाँ पे। आप लोग तब तक मुझे टाइप करके बता दो जब तक मैं ये रब कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, और जिसने लिख लिया है तो वो फिर मुझे 2-4 एग्जांपल्स भी बताना। कोई स्टैट्यूटरी की एग्जांपल बताओ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल की बताओ। कुछ मैं बोलता हूँ उनको बताओ कि वो क्या है। जैसे सीबीआई है, तो सीबीआई क्या है, स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। नीति आयोग है, नीति आयोग बताओ मुझे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है या कुछ और है। ठीक है, फिर आ जाओ वापिस यहीं पे।
ठीक, चलिए नेक्स्ट आ गया हेट स्पीच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। हेट स्पीच जनरली होता क्या है? देखो, हेट स्पीच कोई ऐसी चीज है, कहीं डिफाइन तो नहीं की गई है, ठीक है, किसी लॉ में डिफाइन नहीं की है, लेकिन बोला क्या जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इंसाइटमेंट करे हेट्रेड को प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस, और आईपीसी की 153 सेक्शन के अंदर इसको देखा जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज आप कहीं पे भी पब्लिक फोरम पे या कहीं पे अलग अलग फॉर्म में, मान लो आप कार्टून भी बना रहे हो या कोई म्यूजिक गा रहे हो, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे हो। इनफैक्ट आप कई दफा तो जैसे आप लोग ट्वीट करते हो किसी कोई चीज को या कार्टून बनाते हो किसी चीज का, तो वो भी अगर आपको लगता है कि वो वायलेंस इंसाइट कर सकता है तो उसको भी कैटेगराइज किया जा सकता है अंडर हेट स्पीच। तो जनरली देखा गया, एनसीआरबी, नेशनल कमीशन, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल्स देता है, इसमें बोला गया कि रिसेंटली 500% राइज हुआ है अंडर हेट स्पीच लॉ इन 7 ईयर्स। तो यानी कि पिछले 7 साल में हमने देखा कि 500% इंक्रीज पाया गया है जिन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई हुई अंडर हेट स्पीच। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में आया। अब हम देखते हैं कि आपको प्री के हिसाब से इसमें क्या क्या याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, ये जो यहाँ लिखी हुई है ना आर्टिकल्स, इनको याद रखना। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 19(2). देखो आर्टिकल 19 हमें क्या बताता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन क्या आप कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं? क्या आप किसी स्टेज पे खड़े होके कोई ऐसी लाइंस या ऐसी स्पीच दे सकते हैं जिससे वायलेंस हो? नहीं ना दे सकते। तो इसीलिए 19(2) में उसके रेस्ट्रिक्शंस भी दी हुई हैं, ठीक है, जिनको हम लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है, ये हमारे कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 92 में ऑलरेडी लिखा हुआ कि ऑल्दो आपको राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन आप पब्लिक ऑर्डर खराब करोगे या ऐसी कुछ वायलेंस को इंसाइट करोगे तो फिर आप उसको, मतलब फिर वो आपका राइट जो है वो गारंटीड नहीं रहेगा। और उसके अंदर 3 चीजें दी गई हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। तो ये भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा पेपर में कि बताओ आर्टिकल 92 जो है जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो किन किन ग्राउंड्स पे हैं। तो ये ग्राउंड्स आपको याद होने चाहिए, पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए खराब, डिसेंसी और मोरालिटी, ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें कंफ्यूज किया जाएगा आपको। फिर आईपीसी में कौन कौन सी सेक्शन आती है? 153A, 153B, 298, ये सारी डील करती हैं आपको। आप में इसमें सिर्फ यही याद रखना, 153 और 295। पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सा है जो हेट स्पीच से डील करता है। अच्छा, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो सेक्शन 8 है ये डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और वो कन्विक्ट हो जाता है अंडर इसी तरीके से, मतलब अंडर हेट स्पीच, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक, तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा सेक्शन 123 एंड सेक्शन 125, ये भी आपने याद रखना है कि अगर एनमिटी प्रमोट कर रहा है वो किस किस बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, तो तब भी उसको कंसिडर किया जाएगा अंडर हेट स्पीच। और फिर उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर उनको फिर वो क्या बैन कर दिया जाएगा, वो लोग फिर इन फ्यूचर इलेक्शन वगैरह जो है वो नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, इसमें आपने याद रखना है सेक्शन 7। तो इतना कुछ है, अगर आपको याद नहीं भी रहता है ना तो कोई मसला नहीं है, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक 19(2) वाला याद रख लो, एक 153 याद कर लो, और मोटे मोटे तौर पे याद रख लेना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी कुछ एक चीज है जो इससे डील करती है। ठीक है, तो हमने इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ये चीज आपको याद रखनी जो मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप कोई इमेज बना रहे हो, कोई कार्टून बना रहे हो, कोई मीम बना रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा गेस्चर करते हो जिससे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है, जैसे आपने ट्वीट भी किया, कोई अजीब सी चीज लिख के आपने ट्वीट किया ना, तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगा? हेट स्पीच आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, कहीं पे भी किसी फॉर्म में भी हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेडिशन। क्या होता है सेडिशन? देखो, सेडिशन को ऐसे अगर हम हिंदी में बोलें तो सेडिशन का मतलब है देशद्रोह। ठीक है, तो कोई भी आप ऐसा काम करते हो जो कि एंटी नेशनल है, तो आपको सेडिशन के कानून के अंदर आपको उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो सकती है। पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसका जेनेसिस कहां से होता है। तो देखो, इसका जेनेसिस सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किया था, टू कर्ब
द फ्रीडम मूवमेंट। और आपको जान के हैरानी होगी कि एक टाइम पे जो गांधी जी थे, इनके खिलाफ भी सेडिशन का केस जो है ये अंग्रेजों ने चलाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये लोग क्या करते थे, आजादी डिमांड करते थे, ये बोलते थे कि भारत को आजाद करो। तो अंग्रेजों ने अंडर लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, ड्राफ्ट किया था सेडिशन लॉ, ठीक है, और आईपीसी की सेक्शन 124A था जिसको इंसर्ट किया आईपीसी में, जिससे हमने ये वाला एक्ट जो था उस टाइम अंग्रेजों ने बनाया। अच्छा, एक चीज मुझे आपको बतानी है कि देखो कई सारे आर्टिकल्स होते हैं जिनके आगे ए लिखा होता है, तो ये किस टाइप के आर्टिकल होते हैं? तो देखो ये वैसे आर्टिकल होते हैं जो अमेंडमेंट से बाद में इंट्रोड्यूस किए होते हैं। जैसे आप बताओ मुझे राइट टू एजुकेशन का कौन सा आर्टिकल? तो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल है आर्टिकल 21A। तो ये जो ए लिखा गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो क्या उस टाइम पे ये आर्टिकल था हमारे फंडामेंटल राइट्स में? नहीं था, बाद में आया। कब आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो हमारा डीपीएसपी था पहले, आर्टिकल 45, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए फ्री, तो उसको बाद में वहां से जो 6 से 14 ईयर्स के थे इनको फिर निकाल के कहाँ ले आया गया? आर्टिकल 21 में, और इनको यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल दोबारा इंसर्ट किया गया। तो जब भी नया आर्टिकल को इंसर्ट किया जाता है ना, तो उसके लास्ट में फिर इस तरीके से कैपिटल ए जो है ये लगा जाता है। तो आपको कहीं पे भी अगर दिखे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये अमेंड हो क्या है। ठीक, फिर आपको क्या याद रखना है कि इसमें फर्स्ट केस जो रजिस्टर किया था ये किनके खिलाफ किया था? ये किया था जेसी बोस के अगेंस्ट। ठीक है, ये भी फ्रीडम फाइटर थे और उस टाइम ये न्यूज़पेपर लिखते थे बंगो भाषी। तो बंगो भाषी में इन्होंने पब्लिश किया था एक आर्टिकल, क्रिटिसाइज किया था एज ऑफ कंसेंट बिल। तो एज ऑफ कंसेंट बिल ये ब्रिटिशर्स ने लाया। आप जानते हो कि सोशल काफी सारी ऐसी चीजें थी जिनको ब्रिटिशर्स जो थे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अकेले ब्रिटिशर्स तो नहीं कर रहे थे, काफी सारे इंडियंस भी थे, जैसे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय प्लस विलियम बेंटिक ने कोशिशें कर करके आपने देखा कि उन्होंने जो सती प्रथा थी भारत में उसको भी खत्म कराया। तो आज की डेट में हम सब अवेयर हैं, हमें लगता है कि हाँ ये कितनी डेरोगेटरी एक्टिविटी थी, और 19th सेंचुरी तक ये चल रहा था काम। तो ब्रिटिशर्स के कारण प्लस जो भारत के कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो लिबरल व्यू पॉइंट के थे, उन्होंने इसको चेंज कराया। तो वैसे ही एज ऑफ कंसेंट हो गया, एज ऑफ मैरिज हो गया, इन सबको भी चैलेंज किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ जेसी बोस ने उस टाइम न्यूज़पेपर में लिखा था बंगो भाषी में, जिसकी वजह से इन 1891 उनके खिलाफ सेडिशन का केस चला। इसके अलावा पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पूछा जाएगा कि बताओ किस किस फ्रीडम फाइटर के खिलाफ ये केस चल चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अली ब्रदर्स और मौलाना आजाद भी आप याद रख सकते हो, लेकिन मेन कौन कौन से हैं? गांधी जी, गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, तो इंडियन लीडर्स ने बाद में बोला था कि हमें सेडिशन का जो कानून है इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमने ड्रॉप किया नहीं था। ठीक है, और केदारनाथ एक इंपॉर्टेंट केस है, केदारनाथ वर्डिक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट अपहोल्डेड द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, हमें इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि ये न्यूज में है क्यों। तो ये न्यूज में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर किया कि 152 ईयर ओल्ड जो ये सेडिशन लॉ है इसको कॉलोनियल लॉ भी हम बोलते हैं, और हमारे सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में इसको डील किया जाता है। इन्होंने बोला कि इट शुड बी इफेक्टिवली केप्ट इन अबायंस टिल यूनियन गवर्नमेंट रिकंसिडर द प्रोविजन। तो अबायंस का मतलब क्या है कि इसको आप नए मुकदमे जो है वो इसके अंडर ना लाएं। ठीक है, और गवर्नमेंट को इन्होंने बोला कि आप रिकंसिडर करो कुछ ऐसे लॉज। आपने देखा होगा कि हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिसेंटली एनवी रमन्ना थे जो पहले वाले, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे बोला कि काफी सारे ऐसे लॉज हैं जो लाइक अंग्रेजों के जमाने से आज तक चले जा रहे हैं, उनको उन्होंने बोला कॉलोनियल लॉज। उन्होंने बोला कि आज की डेट में ये इतने इफेक्टिव रहे नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए कि क्या हम इनको रखें या इनको कंप्लीटली अब जो है टाइम आ चुका है कि हम इन्हें खत्म करें। तो पी के हिसाब से आपने क्या याद रखना है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई प्लस सेक्शन 124, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें चीजें जो है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें आपने याद रखना है कि कोर्ट ने क्या बोला था कि सेडिशन जो है ये ठीक है, तो इसको अपहोल्ड किया था। तो ये आपने बस याद रखना। और किस किस फॉर्म में है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, फिर साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। तो ये देखो जैसे हेट स्पीच में था, वहां पे हमने देखा कार्टून्स,
मीम्स या कोई सिंबल्स, कोई इस तरीके से, तो वो सेम चीजें यहाँ पे भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना ही आपने याद रखना है। बाकी ये तो सारे जनरल पॉइंट्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है। किसी के खिलाफ अगर केस हो जाता है तो ही विल बी बैड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। प्लस लॉ कमीशन ने क्या बोला है ये आपने याद रखना है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमें इसे रिपील कर देना चाहिए, यानी कि इसको खत्म कर देना चाहिए। तो इसी वजह से देखिए केदारनाथ केस जो हुआ, इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि हमें इसको रखना चाहिए, लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट अपनी दी 2018 में, इन्होंने बोला कि इसको खत्म कर देना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म करने की डायरेक्शन में ही गवर्नमेंट को बोला हुआ है कि आप बताओ कि आप क्या बोलते हो, हमें इसको खत्म करना चाहिए कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या बोलती है। जनरली गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ये खत्म हो, क्योंकि कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक इस तरीके का लॉ, जो स्ट्रिंजेंट लॉ है, उसको रखना पड़ता है अपने पास। ठीक है,